हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 को कवर कर रहे हैं, जिसके हमने अपनी दो बुक को तो पहले से कवर कर लिया। आज हम अपना सेकंड बुक को कवर कर रहे हैं और उसका हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विविधता की समझ। आज हम पढ़ेंगे कि विविधता एवं भेदभाव। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, विविधता एवं भेदभाव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर है, इस पर एनसीईआरटी का बेसिक समझाया जाए और हम उतना ही लेकर चलें जो एक 6 क्लास के बच्चे को चाहिए। हम उतना ही पढ़ रहे हैं, ना तो इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और हम क्लास वाइज ही अपना आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पिछले चैप्टर में विविधता के बारे में पढ़ा था कि जो लोग होते हैं वो कई बातों में जो दूसरे लोग होते हैं उनसे अलग होते हैं और उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, या फिर कई गतिविधियां या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर आपके दोस्त या कोई दूसरे लोग जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो दुख होता है, गुस्सा आता है, और ऐसा है महसूस करते हैं। तो आज जो हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए जो हम क्या है, हम कैसे हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, कई चीजों पर डिपेंड होता है। जैसे कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं या कौन से उत्सव बनाते हैं, या कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं। इन सब पर जो हमारी जगह की जो भौगोलिक स्थिति होती है, जो हमारी जगह है, हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं, उसकी जो भौगोलिक स्थिति और इसका इतिहास जो है उसका भी असर पड़ता है। और अगर आप देखें कि जो हमारा भारत है वो विविधता वाला देश है, और जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कितने धर्म है, उसमें मुख्य 8 धर्म है। कितने धर्म, मुख्य 8 धर्म है। जो हमारा वर्ल्ड है, हम संसार है, उसमें 8 धर्म है। और भारत उन 8 धर्म के अनुयायी, जो भारत है उसमें उनके 8 धर्म के अनुयायी मतलब उन धर्म को मानने वाले रहते हैं। जो 8 धर्म है पूरे वर्ल्ड में, उसके 8 धर्म के अनुयायी मतलब उस 8 धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं। और यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से ज्यादा भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। आपको याद रखना है कि 1600 से ज्यादा भाषा हमारे भारत में बोली जाती हैं, जबकि जो हमारी 22 जो भाषाएं हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 22 भाषाएं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 1600 से ज्यादा जो भाषाएं होती है वो हमारे देश में बोली जाती हैं। और इसके अलावा जो भारत में 8 धर्म के जो अनुयायी हैं वो हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म, और हमारा यहूदी। ये 8 जो मुख्य 8 धर्म जो संसार के हैं वो हमारे भारत में 8 धर्म की ये अनुयायी मान पाए जाते हैं। और जो हमारे भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जो कि लोगों की मातृभाषा है। और यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य जो हमारा भारत है उसमें किए जाते हैं। और ये जो विविधता है ये हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। क्योंकि जो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, लोगों के साथ सुरक्षा एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे से बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें बहुत ही अजीब और अपरिचित लगता है। और कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो अलग क्यों है, वो जो लोग हैं वो अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने के बारे में अपनी खास तरह की राय बना लेते हैं। तो जो हमारे बीच में, हमारे जो देश में इतनी सारी जो विविधता है, इस विविधता के कारण हम खुश होने का कारण नहीं बनते। जो विविधता है हमारे हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनता है। तो आइए अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिएगा, और जो अपनी राय बना लेते हैं, जैसे कि जो हम कुछ जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें ज्ञानी की तरह देखते हैं, और जो शहरी लोग होते हैं, जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं, उन्हें आलसी और सिर्फ पैसों से सरोकर रखते हैं, मतलब पैसों आदि से लगाव रखते हैं। तो जो शहरी लोग होते हैं हम इस तरह देखते हैं। और हम जो किसी के बारे में
पहले से ही कोई राय बना लेते हैं किसी के बारे में, अपने दिमाग में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्व ग्रह का रूप ले लेती है। ये काय का रूप ले लेती है पूर्व ग्रह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ज्यादातर ये राय होती है वो नकारात्मक होती है। जी कथनों में दिया गया जैसे कि आप ऊपर पढ़कर आए थे कि लोग आलसी या कंजूस मानना भी पूर्व ग्रह है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो लोगों को आलसी और कंजूस मानना पूर्व ग्रह है, तो हम पूर्व ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पूर्व ग्रह का मतलब होता है किसी भी तथ्य के बारे में बिना कुछ जानने से पहले ही निर्णय ले लेना, जानने से पूर्व ही निर्णय ले लेना, उसे हम पूर्व ग्रह कहते हैं। अब देखिए हमें पूर्व ग्रह के बारे में यहाँ पर देख रखा है। देखिए जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें ज्ञानी समझा जाता है। देखिए जो ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे जो कथन ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे और जो आपके दिमाग में जो पूर्व ग्रह लगे, जो पूर्व ग्रह आपके अपने आसपास महसूस किया है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो आपने आसपास अपने पूर्व ग्रह को महसूस किया उसके बारे में पढ़ते हैं। जिसकी हमें एक कथन यहाँ पर दे रखा है, जो आधे से ज्यादा भारतीय जो होते हैं वो गाँवों में रहते हैं। और जो दूसरा है जो ग्रामीण लोगों के लिए, जो आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं और गांवों के लोग आधुनिक प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। और दूसरा जो है फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेती में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। और हमें चौथा दे रखा है, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहर की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। और शहरी लोगों का दे रहा है, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। दूसरा है कि शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तीसरा है कि शहर के लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। चौथा है शहर में रहने बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये पूर्व ग्रह जो आपने आसपास महसूस किए होंगे अपने। तो आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जब आपको ऐसा लगने लग जाता, ऐसा सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो आप अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कि आपको अंग्रेजी भाषा है, आप अंग्रेजी भाषा आपको सबसे अच्छी लगती है, जो अंग्रेजी भाषा है आपको इंग्लिश जो है सबसे अच्छी लगती है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषा को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। जो अन्य दूसरी भाषा है उसे हम बहुत नकारात्मक मतलब नेगेटिव माइंड से देखेंगे और उसके और इसी के चलते हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो हिंदी के सॉरी अंग्रेजी के अलावा इंग्लिश के अलावा जो अन्य भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे जो दिमाग में जो पूर्व ग्रह बन चुका है वो अंग्रेजी जो इंग्लिश है वो सबसे अच्छी भाषा है, ये बन चुका है। और जो दूसरी भाषा है उनके लिए हमारे मन में नकारात्मक, हमारे दिमाग में नकारात्मक रूप है। तो इसी की वजह से इसके फलस्वरूप इसके परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं और आपका कोई दोस्त, आपका साथी मान लीजिए वो तमिल आदि बोलता है, तो आप उसकी इतनी इज्जत नहीं कर पाएंगे जितना आप हिंदी वाले की करते हैं। जितनी आप हिंदी वाले की इज्जत करते हैं आप उतनी उसकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो अच्छी लगती है वो भाषा वो हिंदी लगती है और आपके जो तमिल है वो आपको आती नहीं है, तो आपको उसमें नकारात्मक रूप है। तो इसी तरह से आप उसकी इतनी इज्जत या उसे इतना रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, कि जो तमिल भाषा है आपके मन में पहले से ही नकारात्मक रूप ले चुकी है आपके पूर्व ग्रह से। तो आगे चलते हैं। देखिए जो पूर्व ग्रह हम बहुत सारी चीजों के बारे में हो सकते हैं, एक भाषा ही नहीं बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, उनकी त्वचा, जैसे उनकी चमड़ी का रंग, जैसे उनकी त्वचा उनका रंग जो वो सफेद है काला इस तरह, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं या जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं, इन सभी से हम जो है वो पूर्व ग्रह ले लेते हैं। मतलब अक्सर दूसरों के बारे में हमारे पूर्व ग्रह ले लेते हैं और हमारे जो पूर्व ग्रह होते हैं इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, जो हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। तो और कई बार इसी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो जो हम पूर्व ग्रह जो करते हैं लोगों के धार्मिक से, जैसे कोई अदर अदर कास्ट का, आपसे अलग धर्म का, रिलीजन का हो, तो आप उसके बारे में पहले नेगेटिव थिंक अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, पूर्व ग्रह बना लेते हैं। और जैसे कि वो अलग
अलग कंट्री साइड से आता हो या अलग क्षेत्र से आता हो जो कि आपका ना हो, और अलग तरह की भाषाएं बोलता हो, या आपके जैसे कपड़े आपसे कम अच्छे कपड़े पहनता हो, जो आपके कपड़े से थोड़े कम अच्छे दिखते हो। तो इस तरह से आप अमीर गरीबी का भी पूर्वग्रह बना लेते हो। और एक और है जो रंग का होता है, जो कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो काले लोग होते हैं उन्हें अश्वेत माना जाता था, जिसे रंग भेद नीति बन गई थी, जिसे बड़े ही इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को अफेक्टेड किया था, बहुत ज्यादा प्रभाव पहुंचाया था। और अब भी ये शायद अब भी खत्म नहीं हो रहा है, जो हमारा एसोसिएट का जो अमेरिका और हमारा दक्षिण अफ्रीका आदि में है। तो जो हमारे एसोसिएट लोग वोट आदि नहीं डाल सकते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो गोरे लोग होते थे उनके मन में पहले से पूर्व ग्रह हो गया था। तो ये जो होता है, हम उन्हें दुख पहुंच कभी कभी हम उन ऐसे व्यवहार भी करते हैं जिससे उन्हें दुख पहुंच सकता है। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लड़का और लड़की में भेदभाव करना। देखिए, अब जो ये लड़का और लड़की में भेदभाव है, ये हमारे समाज में, जो हमारे इंडिया है उसमें सबसे बड़ा भेदभाव है, और पूरे वर्ल्ड में भी कह सकते हैं। ये जो हमारा समाज है, उस समाज में लड़के और लड़की में बहुत सारे तरह से, कई तरह से भेदभाव किया जाता है, और हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। देखिए, एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? जैसे आप में से कई लोग कहते हैं कि हम लड़का या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। तो ये जो लड़का और लड़की में शारीरिक तौर से बहुत अलग, जो हमारे समाज में जो भेदभाव देखा जाता है वो यह होता है, जो लड़की के कपड़े आदि, उन समाज के प्रति उनका रवैया और उनकी शिक्षा आदि, जो इस तरह से जो लड़का और लड़की आदि में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि जो लड़की होती है ऐसा मानी जाती है वो बहुत सुशील होती है, उनके बात करने में बड़ी सौम्य होती है, और जबकि जो लड़कों को शारीरिक रूप से बलिष्ठ माना जाता है और वो शरारती होते हैं। जो लड़की होती है वो नृत्य करने और चित्रकारी करने में निपुण होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, वो उद्यमी होते हैं और खेलने में निपुण होते हैं, और लड़की आदि जो होती हैं वो खाना पकाने में निपुण और वो भावुक होती हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो जैसे कि इन उसमें आपको बॉक्सेस में चित्र के साथ आपको दे रखा है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, इसमें लिख रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ और मेरी बोरी लड़खड़ाती है, इसके अलावा मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, और कभी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। और दूसरा में दे रखा है कि तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो, मैं एक इंसान हूँ और मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। और तीसरा दे रखा है, क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए मेरी टांगे डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो ये जो पूर्व ग्रह हैं, ये हमारे विकलांग आदि जो लोग होते हैं उनके लिए है। किनके लिए? विकलांग जो होते हैं। ये जो चित्र आपको दे रखे हैं, जो पूर्व ग्रह दे रखे हैं, लोगों के विकलांग आदि के बारे में होते हैं। देखिए, जिन्हें जिन्हें विकलांग कहा जाता है, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है कि खास जरूरत वाले बच्चे। क्या? खास जरूरत वाले बच्चे। ठीक है, जिन्हें हमने खास जरूरत वाले बच्चे नाम दिया है। ये जो बच्चे होते हैं, इनके बारे में जो लोग होते हैं वो पूर्व ग्रह बना लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि लोग उनके बारे में पूर्व ग्रह बना लेते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था। और जो उनके बच्चे हो ये जो बच्चे होते हैं, इनकी भावनाएं आदि भी यहाँ पर दी गई हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये अपने से जुड़ी जो रूढ़िवादी भाषाओं में, अपने से जुड़ी ये जो रूढ़िवादी धारणाएं जो हैं, इनके बारे में बताने जा रहे हैं कि वो भी एक इंसान है, और उन्हें ऐसे होने में उनकी कोई भी गलती नहीं है। और ये जो बच्चे होते हैं, इन्हें साथ ही सामान्य स्कूलों में पढ़ना चाहिए, जिसमें सभी बच्चे जाते हैं उन आदि स्कूलों में इन्हें पढ़ना चाहिए। और जो कभी कभी जो सामान्य स्कूल में जो ये विकलांग छात्र होते हैं, खास बच्चे होते हैं, इन्हें पढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं उनमें जो सही से सुविधा नहीं हो पाती, जैसे कि जिसमें ये बच्चे पढ़ सके। तो इसके अलावा ये बच्चे जो हैं, ये खास बच्चे जो हैं, ये अपने इनका जो है ये अलग स्कूल भी होना चाहिए, जिसमें इन्हें ये सारी सुविधा मिल सके, जिससे आराम से अपनी शिक्षा आदि को प्राप्त कर सके। तो आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर हम उस कथन को ले लें जो कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि वो रोते नहीं हैं, जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं। देखिए, जो है कि लड़के रो मतलब वो रोते नहीं है, तो ये जो होता है, ये जो कथन है, ये जो अक्सर पुरुषों के साथ, जो लड़के होते हैं उनके साथ जोड़कर देखा जाता है। और जो बचपन में जब लड़के आदि को खेलते हुए गिर जाते हैं, उन्हें कभी चोट लग जाती है, तो
जो उनके परिवार के या माता पिता या परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं कहकर चुप करते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो। वो लड़के बहादुर होते हैं और रोते नहीं है। और जब लड़के के साथ इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो जोड़ दी जाती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं और वो रोते नहीं है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ये विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते नहीं है। और यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना रहता है, लड़के का ये मानना रहता है कि रोना कम उसकी कमजोरी है, मतलब वो रोना वो कमजोरी की निशानी है। और जब भी उसे रोना आता है तो वो अपने आप को रोक लेता है। लेकिन जब लड़के लड़के दोनों का कभी कभार रोने का मन करता है और खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक जो लड़का होता है उसे बड़े होने तक लड़कों को यह सिखाया जाता है कि अपने आप को यह सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे और या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। और जैसे कि हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं या लड़की ऐसी होती हैं, और जो ये समाज की जो ये मान्यता होती है, इन जो मान्यताओं को हम बिना सोच समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। और यही है जो हमारे लड़के और लड़कियों में भेदभाव है कि लड़के रोते हैं और लड़कियां रोती नहीं है। वो सॉरी, लड़के या रोती हैं और लड़के रोते नहीं क्योंकि वो बहादुर होते हैं। ये सभी जो हमारे लड़का लड़की आदियों में जो भेदभाव होते हैं। और जो लड़कों को ऐसे दिखाया जाता है कि वो बहादुर होते हैं, रोना उनकी कमजोरी होती है। देखिए, और ये एक कथन ये भी है कि वो कोमल एवं वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं। तो ये जो वाक्य इसमें ये दे रखा है कि जो लड़कियां होती हैं वो कोमल होती हैं, मृदु स्वभाव की होती है। मतलब जो कोमल, मृदु का मतलब होता है कोमल स्वभाव की होती हैं। तो ये जो गुण है ये लड़कियों में जन्म से नहीं आता। जो जन्म लेती हैं वो जन्म से थोड़ा बहुत ही आता है। लेकिन जो हमारी समाज की धारणाएं हैं, जो समाज धारणाएं बना देता है कि वो जो लड़की होती है वो कोमल है, मृदु स्वभाव की होती है, जबकि जो लड़के होते हैं वो बहादुर होते हैं, वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जन्म से ही ऐसे आदि गुण लेकर नहीं पैदा होती है। जो हमारा समाज होता है ये धारणाएं बना देता है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? ये जब हम किसी भी व्यक्ति को एक ही छवि में बांध देते हैं, एक ही कैरेक्टर में बांध देते हैं, या मान लीजिए कि उसके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, उसके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, या जैसे कि किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण, या कंजूस, अपराधी या बेवकूफ होने के कारण किसी के बारे में एक पक्की धारणाएं बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और ये हम कैसे बनाते हैं, क्यों बना लेते हैं? जैसे कोई व्यक्ति एक किसी अलग देश का या किसी अलग धर्म का या कोई अलग जेंडर का है, और कंजूस या अपराधी या बेवकूफ ठहराते हुए उसके बारे में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं। और ऐसी ऐसी धारणाएं जो होती हैं उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और ऐसा जो होता है, वैसे दरअसल उनके बारे में जो मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। जैसे हर देश, धर्म आदि में हम कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, और सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे होते हैं, और पूरे समूह के बारे में हमारी ऐसी राय बन जाना वाजिब नहीं है। क्योंकि जो उस देश में, जैसे कि हम किसी देश के बारे में बात करें, उस देश में या धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी लोग मिल जाते हैं, तो उस धर्म के बारे में हमें अलग धारणा बन जाती है, और रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती है, अलग धारणा बन जाती है। और इस तरह की धारणाएं जो समूह आदि होता है, वो जो क्षेत्र होता है, उसके लिए हमारे ऐसी धारणा बनाना सही नहीं है। और इस तरह की धारणाएं क्या करती हैं? जो इस प्रकार की जो धारणाएं होती है, इस तरह की जो धारणाएं होती है, वो हमें प्रत्येक जो इंसान होता है, जो हर एक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है।
और हम देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के पास अपने कुछ गुण और क्षमताएं नहीं है। हम यह नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के पास अपनी कुछ गुण या उसकी कुछ क्षमताएं हैं जो दूसरों से उसे अलग बनाती हैं। तो इस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं, हमें किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है या उसकी जो अलग गुण होते हैं, जो दूसरों से अलग होते हैं, उसके पास जो गुण होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है उसके पास किसी न किसी किसी कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो ऐसे जो गुण होते हैं, जो उसकी ताकत या क्षमता होती है और जो कि दूसरे लोगों से अलग होती है, उसे देखने के रोक देती है, जो हमारी धारणाएं होती हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो एक धारणाएं हैं होती हैं, जो कि लड़का या लड़की आदि के बारे में दी जाती हैं, जो ये रूढ़िवादी धारणाएं होती है, बड़ी संख्या में जो लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। मतलब एक ही तरह की धारणाएं बना देती हैं, एक ही तरह के खांचे में जड़ देती हैं। मतलब लोगों को एक ही रूप दे देती है। और जैसे माना जाता है कि जो हवाई जहाज उड़ाने का जो काम करती हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, या जैसे कि व्यापार आदि नहीं कर सकती, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। तो इस जो धारणाएं होती हैं, ये जो धारणाएं होती हैं, इन धारणाओं को असर हम सब पर पड़ता है। और कई बार ये जो धारणाएं होती हैं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनके लिए हम काबिल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का कहता है कि मैं बिजनेस करूंगा, और लोग कहते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। तो ये जो धारणाएं आदि होती हैं, जो लोगों के बारे में जो धारणाएं होती हैं, उन जो जिनकी किसी शख्स में काबिलियत होती है, और वो काबिलियत जो होती है उस काबिलियत काम करने में रोक देती हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, असमानता एवं भेदभाव। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, जो भेदभाव होता है, जो भेदभाव होता है तब होता है जब जो लोग होते हैं पूर्व ग्रह या जो रूढ़िबद्ध धाराओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। मतलब रूढ़िबद्ध जो धाराएं या जो उनका पूर्व ग्रह होता है उनके आधार पर आपसे पेश आते हैं। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या किसी जो खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या कोई मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुआं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो जो भेदभाव का मतलब है किसी भी व्यक्ति के एक या अधिक व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ सूर्य के आधार पर अनुसूचित या असमान व्यवहार करना। किसी भी व्यक्ति की विशेषता के साथ एक या अधिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर असमान या अनुसूचित व्यवहार करना जो होता है जो भेदभाव होता है, और इसे ही भेदभाव कहते हैं। और भेदभाव ये मोहल्ले में रहने नहीं देना, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देना, या किसी खास नौकरी को करने से रोकना, या दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए गए कप या गिलास में चाय नहीं पीने देना, और और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी खास व्यक्ति से भेदभाव कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से ऐसा कर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, भेदभाव के कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि समीर एक और समीर जो थे वो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, एक दूसरे से वो बहुत अलग थे। जैसे कि उनके धर्म अलग थे, और जो कि एक विविधता का पहलू है। पर यहाँ पर जो भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ए- तो जब ये भेदभाव का कारण कैसे बन सकते हैं, भेदभाव का कारण ऐसे बन सकता है या तब हो सकता है जब आप अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाज को निम्न कोटि का मान ले, और जो दोनों समीरों में से एक को अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी है। जैसे कि समीर दो जो है वो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, और यह तो समीर दो गरीब विविधता का है उसका पहलू नहीं है, और यह तो असमानताएं है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास अपने खाने और कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन और पैसे नहीं होते हैं, और इसके कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये जो है ये, और ये गरीबी विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानताएं हैं। और कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। ये जो असमानता है इनका जो
सामना कि बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है, जो जैसे कि भेदभाव का सामना जनजाति लोग और धार्मिक समूह के खास क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ता है, जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं समझी जाती, या फिर वो गरीब हो, और या उनके समुदाय के कारण भी, समुदाय के, या कि वो किसी समुदाय के सस्ते और से नीचा समझा जाता हो, तो इस तरह की जो असमानता है उनके कारण भी भेदभाव किया जाता है। देखिए, जो दलित शब्द है, क्या दलित, जो ये दलित शब्द है, ये यह जो शब्द है, जो नीचे कही जाने वाली जो जाति होती है, वो लोगों ने अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वो ये जो शब्द है दलित, इसे अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो लोग हैं दलित, इन्हें अछूत कहा जाता है, अछूत कहा जाता है। और ये दलित है, ये अछूत की जगह दलित कहलवाना पसंद करते हैं। देखिए, जो दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या जिन्हें कुचला गया, जिन्हें दबाया गया कुचला गया। और जो दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभावों ने दलित को दबा कर रखा, और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अनुसूचित जाति का मतलब ये नहीं कि सरकार भी उनमें भेदभाव आदि करती है। जो अनुसूचित जाति का मतलब है कि सरकार इन्हें विशेष दर्जा देती है थोड़ा, क्योंकि इन्हें सदियों से, सालों से इन्हें दबाते हुए आए थे। जो रूढ़िवादी सोच के जो लोग थे, या जो इनने पूर्व ग्रह जो बना लिया था अपने दिमाग में, इस तरह के जो लोग थे जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने, वो लोग इन्हें दबाते हुए आए थे, जो जैसे जो सरकार है उन्हें, इन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में रखा है। जैसे कि उन नौकरी आदि में आरक्षण दे रखा है, और बहुत सारी चीजों में इन्हें आरक्षण देकर एक अनुसूचित जाति वर्ग में रखा है। देखिए, जो रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं, वो किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समूह के लिए जो समाज द्वारा जो धारणाएं बनाई होती हैं, वो होती हैं। और जब ये जो भेदभाव होता है, ये भेदभाव तब होता है जब रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं उनके आधार पर, उनके आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। जैसे कि इन रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर लोगों को नीचा दिखाया जाता है, या उनसे अलग व्यवहार किया जाता है, या उन्हें किसी खास प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका जाता है, या कोई आदि से पानी भरने से मना किया जाता है, तो इसे भेदभाव कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो भारत के जो एक महान नेता थे, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा है, जो कि एक दलित थे और बहुत ही महान नेता थे, जिन्हें संविधान का पिता आदि भी कहा जाता है। वह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। जो इन्होंने अनुभव के बारे में लिखा, वो ये जो अनुभव था उन्हें 1901 में हुआ था, जो जब ये केवल 9 वर्ष के थे, इन्हें अनुभव हुआ था। देखिए, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर, ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल को 1891 में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। जो भीमराव अम्बेडकर, जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और जब वे केवल 9 साल के थे, तो वो महाराष्ट्र के और गांव में अपने भाइयों के साथ और पिता से मिलने गए। कहाँ मिलने गए? अपने पिता से अपने भाइयों के साथ कौर गांव में मिलने गए। और बड़ी देर, जो ये लिखते हैं कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी, जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि कोरे गांव जाना था, और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। और हमें पता नहीं था कि कोर गांव कैसे पहुंचते हैं। और हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और हमारे कपड़े और बोली से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो अछूत थे, मतलब वो दलित थे। ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। और नीचे ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। जो स्टेशन मास्टर थे, उन्हें ये लगता है कि ब्राह्मण के बच्चे हैं, और इन्हें ये नहीं लगता कि ये अछूतों के बच्चे थे। और वो हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। बिना एक पल की सोच मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। देखिए, जो महार समुदाय है, वो मुंबई
प्रांत, जो मुंबई प्रांत था, उसमें महार समुदाय को अछूत माना जाता था। जो महार थे उन्हें क्या माना जाता था? ये जो महार थे इन्हें अछूत माना जाता था। क्या माना जाता था? अछूत। तो उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरी जुबान से सुना, वे अपने कमरे में चले गए और हमें वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप गया, पिताजी नहीं आए और ना ही नौकर आया। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया। हम काफी घबराए हुए थे। तो जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि हम काफी घबराए हुए थे। तो आगे पीछे जाने से पहले हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते। ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1981 से हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। और ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता था। ये आपको याद रखना है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्हें भारत के संविधान का पिता क्या कहा जाता था? भारत के संविधान का पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता था। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलित समुदाय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी जाति जो थी वो महार जाति में जन्मे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महार जाति में हुआ था। आपको याद रखना है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल रहे हैं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1981 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी। और जन्म उनका मध्य प्रदेश महुआ में हुआ था। और हर वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब की जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनकी जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण दिवस हर साल मनाया जाता है 6 दिसंबर को। तो जो वो महार जाति में जन्मे हुए थे, जो कि इनकी जो जाति थी वो अछूत मानी जाती थी। और महार जाति के जो लोग थे वो गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चे को वहीं पर काम करना पड़ता था। वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, जो महारादी लोग थे। और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ये लोग अछूत माने जाते थे। और अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर और वकील बनने के इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिस तरह से जो गरीब जो दलित जो बच्चे थे उन्हें सरकारी नौकरी करने के लिए कहा, जिससे वो अपनी जाति जो व्यवस्था है उससे बाहर निकल आए। और दलित के मंदिर प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। क्योंकि जो दलित होते थे उन्हें मंदिर आदि में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो हमारे इंडिया था उनमें दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबकी निगाहों से देखता हो, मतलब सबको समान निगाहों से देखता हो। और जीवन में आगे चल कर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। जो हमारा बौद्ध धर्म है, जिसके जो जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिसके संस्थापक हैं। और ये जो धर्म है ये सबको समान नजरों से देखता है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ आगे आगे काम करना चाहिए जिसे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। मतलब ऐसे समाज को बनाने की तरफ आगे काम करना चाहिए जिसे सबकी इज्जत हो। और जो बौद्ध धर्म था उसमें सबको समान निगाहों से, मतलब सबको समान सम्मान दिया जाता था। कोई अछूत या छूत इस धर्म में नहीं था। तो इसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे। और हाँ, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्हें भारत रत्न भी मिला था। उनके मरण उपरांत 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला था। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। उन्हें भारत रत्न मिला था 1990 में। तो आइए आगे चलते हैं और अपनी कहानी इसे पूरा करते हैं, जो उनका अनुभव था। तो
काफी घबरा गए थे। वो लिखते हैं कि हम काफी घबरा गए थे क्योंकि क्योंकि उनके पिताजी नहीं आए थे और ना ही उन्होंने नौकर आया था। अब जो स्टेशन मास्टर था वो भी हमें छोड़कर चला गया था। वो लिखते हैं कि यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए और तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। उसने कहा कि अगर हम किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गांव जा सकते थे। अगर कोरे गांव ज्यादा दूर नहीं तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वह किराए पर बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं और उसको उसका पता सबको चल गया था कि कोई भी गाड़ी वाला छूत भर की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता और हम दुगना किराया देने को तैयार थे। हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यहाँ पर जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उन्होंने अनुभव लिखा था वो पूरा होता है। तो ये जो अनुभव था ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच खंड के बारे से है, जो कि संपादित है वसंत मोहन बम्बई शिक्षा विभाग जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा। तो जो बच्चे जो थे मतलब जो भीमराव अम्बेडकर जो बच्चे थे वो पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले उन्हें लेकर नहीं जा रहे थे क्योंकि जो गाड़ी वाले थे उन्हें जो महार थे जो अछूत थे उनके बारे में धारणा बनी हुई थी। तो वो जो धारणा थी वो पैसे देकर भी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि उनके बारे में पूर्व ग्रह था और वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम इन्हें लेकर गए तो वो नीचे और गंदे हो जाएंगे। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया था जी। जो लोग थे जो स्टेशन पर थे जो गाड़ी चलाने वाले तो उन सबको पता चल चुका था कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जो बच्चे हैं अछूत हैं और कोई भी इन्हें अपने साथ ले जाने को लिए राजी नहीं हुआ हो रहा था और न ही उन्हें अपने साथ लेकर चलने को तैयार और वो अब दुगना किराया देने के लिए भी राजी थे। फिर भी कोई भी उन्हें लेकर नहीं जा रहा था। जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो महान है तो तो स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया थी वो पहले तो जो स्टेशन मास्टर थे वो अंदर चले गए, लेकिन आधे घंटे बाद आए तो उन्हें थोड़ी सी देर आई तो उन्होंने जो काफी जो बैलगाड़ी वाले जो थे उनसे तोल मोल भी किया, मतलब उनसे भाव भी किया कि इन ये बच्चों को लेकर चले आए, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ था। तो ये जो अनुभव था ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो आइए आगे चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मतलब समाज कोई भी व्यक्ति अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दे या आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे तो या आपको पानी पीने से मना करे, पीने ना दे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक और दुख होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक और दुख होगा और यह बहुत ही मुश्किल भी होगा क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपके बारे में पहले से पूर्वग्रह बना चुके हैं और उनकी जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो आपको दुख पहुंचा रही हैं। तो आइए आगे चलते हैं समानता के लिए संघर्ष। देखिए जो कि हमारा जो भारत था उसने ब्रिटिश शासन से आजादी जो पाने के लिए जो संघर्ष किया था, जो ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए संघर्ष किया था, तो वो उस संघर्ष में उसमें समानता के व्यवहार के लिए जो समानता का व्यवहार है उसके लिए भी किया गया संघर्ष भी शामिल है। दलित और औरतें और जनजातीय लोग और किसानों ने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो हमारे किसान, दलित, औरत और जनजाति लोग ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके हम पीछे ही पढ़कर आए थे कि बहुत सारे लोगों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया क्योंकि जो दलित आदि जो अछूत लोग थे नीची जाति के उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं था। तो उन्हें संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया और महिलाओं ने मांग की जैसे कि पुरुषों के पास अधिकार हो वो उनके भी पास हो। तो ये सब जो लोग थे इन्होंने आजादी की जो संघर्ष था उसमें उसमें इनका संघर्ष भी शामिल था। तो ये आगे चलते हैं। और जो किसान और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी जो ब्याज दर से छुटकारा पाने के दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था। जो किसान थे और दलित तो किसान और दलितों ने अपनी जो उनकी जो जमींदार थे उनकी जो ऊंची ब्याज की जो दर थी उससे छुटकारा पाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था।
देखिए, इसके अलावा भारत में बहुत दलित जाति के अलावा भी बहुत सारी जातियों से भेदभाव किया जाता था, जैसे कि जो गरीब होते थे, महिला होती थी, इनसे भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जिसकी महिलाओं को सती होना पड़ता था। तो जो महिला थी वो खुद सती नहीं होती थी, वो समाज की धारणाओं के द्वारा ऐसी धारणाएं बना ली जाती थी कि वो सती उसे होना पड़ता था। आगे चलते हैं। तो ये जो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो जब आज़ाद हुआ था तब एक राष्ट्र बने। तब एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया था और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे कैसे भेदभाव किए जाते हैं और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किए हैं और कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया था। और जो इसलिए नेताओं ने संविधान में एक ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। जो हमारा संविधान है उसमें समानता को अहम मूल्य की तरह माना गया। किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता नहीं होनी चाहिए, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। देखिए, अस्पृश्यता और छुआछूत को अपराध की तरह देखा गया। जो अस्पृश्यता और छुआछूत है, देखिए जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत है, इसे अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद अनुच्छेद छत- अनुच्छेद 17 के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया। इसे अपराध की तरह देखा गया। तो जो 17 आर्टिकल 17 आर्टिकल के, के तहत जो हमारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो था उसे अपराध की तरह देखा गया और यह कानूनी अपराध है। और इस कानून और जो अस्पृश्यता और छुआछूती से कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया और लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं और नौकरी और सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इनके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष संविधान पर बहुत सारे वो सॉरी संविधान ने सरकार पर बहुत सारी विशेष जिम्मेदारियां डाली थी। और जो यहाँ पर जो औरतें आदि जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की मांग कर रही हैं, मतलब अपने अधिकारों की संघर्ष कर रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। तो जो संविधान तो उसने सरकार पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली थी कि वह गरीब और मुख्य धाराओं से अलग थलग पड़ा समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाए और उसके विशेष कदम उठवाए। और संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इजाजत करना उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जो हमारी विविधता है, विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानकर समानता सुनिश्चित करना भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता का कारक है। और उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना, अपनी भाषा बोलना और अपने त्योहार मानना और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य बनाना नहीं चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी और इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। जो हमारा इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों बना? क्योंकि जो भारत सरकार है वो सभी जो राज्य हैं, जो सभी धर्म है उन्हें एक समान मानेगी। और जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 14 का प्रावधान किया गया और जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसे हमारी एकता और महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और हालांकि जो हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इस बात को कि जो हमारे चैप्टर है इसमें ऐसी बातों का जिक्र है कि जो आज भी जो असमानता है वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। जैसे कि हम व्यक्ति के गोरे आदि में होने पर उससे दोस्ती आदि नहीं करते हैं और बहुत सारी जो आज भी यहाँ हमारे आसपास जो असमानताएं हैं उस पर जोर देने के लिए जो हमारे चैप्टर उसमें ऐसी बहुत सारी बातें की गई हैं। और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है। और बिना सच्चाई सॉरी ये जो हमारा संविधान है 26 नवंबर
1949 में ग्रहण किया था। और 26 जनवरी 1950 में 1950 प्रव्रत किया, मतलब पूरी तरीके से प्रव्रत किया, मतलब पूरी तरीके से ग्रहण किया। जो हमारा संविधान था उसे पूरी तरीके से ग्रहण किया। कब किया था? 1950 में प्रव्रत किया था हमारे संविधान। तो सो गाइस, यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पर आपको भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ जो सदस्य हैं उनके बारे में दे रखा है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हमारे जो संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और इसके अलावा जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारे चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर लिख कर बताएं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।